हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने हिंदी की जो पेडागोजी सेक्शन है उसको स्टार्ट कर रखा है। उसके अकॉर्डिंग हमारी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, यानी कि आपके जो भाषाई कौशल हैं उनके बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियोज़ आपको टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियोस को बार बार देखना है और चीज़ों को रटने की बजाय अच्छे से सोच समझ के समझना है बस। ठीक है, आपको रटना नहीं है, आपको अच्छे से चीज़ों को समझना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषाई कौशल। लैंग्वेज का मतलब आप समझ गए, भाषा, और स्किल का मतलब क्या होता है, कौशल। ठीक है, तो यानी कि भाषाई कौशल यानी कि जो आपकी भाषा से रिलेटेड जो आपकी स्किल्स है ना, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। भाषा कौशल, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? भाषा कौशल वह है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का कौशल शामिल होता है, यानी कि LSRW। आपकी लिसनिंग हो गई, आपकी स्पीकिंग हो गई, आपकी रीडिंग हो गई और आपकी राइटिंग हो गई। यानी कि ये जो 4 चीजें जिनमें शामिल होती है ना, वो कहलाता है आपका भाषा कौशल। ठीक है, इससे होता क्या है, जिससे व्यक्ति संप्रेषण प्रक्रिया को पूरी दक्षता के साथ कर सकते हैं। अब संप्रेषण क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई। संप्रेषण का मतलब होता है आपका कम्युनिकेशन। तो इस चीज को आप याद रखना। मतलब क्या होता है, यानी कि जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ना, बातचीत करते हैं ना, तो उस टाइम आप किन कौशल्स का यूज करते हैं, आप में क्या दक्षता है जिससे आप सामने वाले को क्या कर पाए, इंप्रेस कर पाए। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी संप्रेषण प्रक्रिया, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात आती है जो आपके भाषाई कौशल हैं वो कितने होते हैं। तो देखिए आपके जो भाषाई कौशल हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, जिनको मैंने आपको बताया था LSRW। कौन कौन से? LSR और W। एस का मतलब, L का मतलब क्या है आपका लिसनिंग हो गया, यानी कि सुनना। उसके बाद आपका बोलना है, बोलने का मतलब क्या हो गया, आपकी स्पीकिंग हो गई। उसके बाद पढ़ना है, पढ़ने का मतलब क्या हो गया, आपकी रीडिंग। और उसके बाद लिखना, लिखना मीन्स आपकी राइटिंग, यानी कि LSR और W। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है भाषाई कौशलों का अर्थ। अब भाई इनका अर्थ क्या है, हम उस बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास आता है सुनना, यानी कि आपकी लिसनिंग। अब देखिए सुनने का मतलब ये नहीं है अब किसी ने कुछ भी बोला और आपने सुन लिया। ठीक है, इसको सुनना नहीं बोलते हैं। सुनने का मतलब होता है जब आप किसी चीज को सुन रहे हैं ना, और सुनकर आप उसका अर्थ समझ पा रहे हैं, अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं, तब आपका जो सुनने की प्रोसेस है ना तब कंप्लीट होगी वो। यानी कि आपकी जो लिसनिंग है वो कंप्लीट तब मानी जाएगी जब आप जिस चीज को सुन रहे हो ना, सुनने के बाद उसका अर्थ भी समझ पाओ। अगर भाई सामने वाला ये कह रहा है, ठीक है, जब आप इस चीज को समझ पाएंगे ना कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तब आपकी लिसनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है ना। और देखिए इसके आगे मैंने एक चीज और लिखी है, ये अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। अनौपचारिक और औपचारिक क्या होते हैं? औपचारिक का मतलब फॉर्मल और अनौपचारिक का मतलब इनफॉर्मल। भाई नॉर्मल सी बात है, आप सुन रहे हैं किसी भी चीज को, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना भाई जहां पे आपका फोकस है सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को सुनेंगे आप। भाई आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं अब सिर्फ और सिर्फ आपको उसी की बात सुनाई देगी। अगर साइड में कोई और कुछ भी बोल रहा है, साइड में कोई अलग बंदा है, कोई अलग व्यक्ति है, अगर वो कुछ बोलता है वो भी आपको सुनाई देगा। साइड में कोई सॉन्ग चल रहे हैं या कोई डीजे जा रहा है, कुछ भी लगा लीजिए आप, तो आपको वो चीज़ भी तो सुनाई देगी ना। तो इसलिए सुनना जो है ना वो एक अनौपचारिक होता है। ठीक है, औपचारिक नहीं होता, फॉर्मल नहीं होता, ये क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। यहाँ पे आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। ठीक है, तो सुनना क्या है आपका, अनौपचारिक है, इस चीज को याद रखना आप। आगे देखिए, उसके बाद आपका आता है बोलना। बोलना यानी स्पीकिंग, यानी कि बोलने का अर्थ। अब देखिए बोलने का अर्थ क्या होता है भाई, बोलने का अर्थ होता है जब आप बोलकर अपने जो विचार है ना वो दूसरों के सामने रख पाए, और इस तरह से रख पाए कि जो सामने वाला है ना वो भी इस चीज को समझ ले। ये कहलाएगा आपका बोलना, आपकी स्पीकिंग। और ये भी क्या होती है, ये भी अनौपचारिक होती है आपकी। अनौपचारिक का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है पढ़ना।
यानी कि आपकी रीडिंग। अब ये रीडिंग क्या होती है भाई, नॉर्मल सी बात है। इन चीज़ों में आप सिर्फ एक चीज़ याद रखना, हर चीज़ है ना सार्थक होनी चाहिए, यानी कि जिसका अर्थ निकलना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, किसी भी काम करने का उद्देश्य क्या होता है, अब उसका कुछ मतलब निकले, ठीक है ना, तभी हम उस कार्य को करते हैं। तो इनका संबंध अर्थ के साथ 100% है, इस चीज़ को याद रखना आप। अब पढ़ने का मतलब क्या है भाई, नॉर्मल सी बात है, ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ भी पढ़ रहे हो। पढ़ने का मतलब ये है आपने जो पढ़ा उसका आप मतलब समझ सको। अब भाई सामने वाला ये चीज़ बोलना चाह रहा है, जहाँ से भी आपने जो भी चीज़ पढ़ी है उसका आप मतलब समझ सको, वो कहलाता है आपका पढ़ना। और पढ़ना कैसा होता है, आपका औपचारिक होता है, ठीक है। औपचारिक क्यों बोला है, फॉर्मल क्यों बोला है, पर नॉर्मल सी बात है, आपको कंप्लीटली पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड है। किसी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आप खुद चाह रहे हो ना, आप उस पर फोकस करके कर पा रहे हो ना, तभी तो आप पढ़ पा रहे हो। तो इसको बोलते हैं औपचारिक। तो जो आपका पढ़ना है वो कैसा होता है, औपचारिक प्रोसेस होती है। उसके बाद आता है आपका लिखना। लिखना मीन्स राइटिंग। अब लिखने का अर्थ क्या है भाई, लिखने का अर्थ भी क्या है, आपकी अभिव्यक्ति के साथ है। यानी कि जब आप अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाएं, कैसे कर पाएं, लिख कर पाएं, ठीक है ना, तो वो कहलाता है आपका राइटिंग। और ये भी कैसी होती है, आपकी औपचारिक होती है। भाई नॉर्मल सी बात है, आपको अलग से पेन पेपर सब कुछ लेना पड़ेगा ना, पूरी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी ना कि भाई मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ और इस तरह से लिख रहा हूँ। आप ऐसा थोड़ी ना आप नींद में यार कुछ भी लिखते रहेंगे, ठीक है। जबकि जो सुनना है वो तो आपका हो सकता है, आपको आवाज़ सुनाई देगी तो आप जग जाओगे। तो इसलिए जो सुनना और जो बोलना है ना, वो आपकी अनौपचारिक के अंदर है, जबकि जो पढ़ना और लिखना है ये आपकी औपचारिक प्रोसेस होती है, फॉर्मल प्रोसेस होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। अर्थ ग्रहण के आधार पर जो आपका जो भाषा कौशल है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। और ये मैं हिंदी की जो पेडागोजी के पिछले जो मैंने सेक्शन करवाए हैं, पिछली जो हमारी क्लासेज हैं, उनके अंदर भी आपको बताया था। एक होता है आपके रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव का मतलब रिसीव करना, और रिसीव का मतलब मैंने क्या बताया था, यानी जब आप किसी चीज़ को क्या करते हो, ग्रहण करते हो, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है रिसेप्टिव स्किल्स, ठीक है, ग्रहणात्मक कौशल। अब उसमें क्या क्या आते हैं भाई, एक तो आपकी लिसनिंग हो गई, और एक आपकी क्या हो गई, रीडिंग हो गई। भाई आप किसी चीज़ को सुनते हो तो सुनने का मतलब क्या है, आप उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हो, अपने माइंड के अंदर उन चीज़ों को आप सुनकर सेट कर रहे हो। तो सुनना क्या है, रिसीव करना हो गया ना किसी भी चीज़ को। एक आप पढ़ते हो, भाई आप बुक पढ़ रहे हो या कोई पोस्टर पढ़ रहे हो बाहर, कुछ भी लगा लीजिए आप। जब आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, आप नॉलेज को गेन ही कर रहे हैं ना। आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ने का मतलब क्या हो गया, भाई बुक में जो चीज़ें लिखी हैं आप उसको क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। तो इसलिए क्या हो गई, ये रिसीव से संबंधित हो गई ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है। आगे देखिए। उसके बाद हमारे पास आता है बोलना, यानी कि आपकी स्पीकिंग और आपकी राइटिंग, यानी कि लिखना। बोलना और लिखना किसके अंदर आते हैं, आपकी एक्सप्रेसिव स्किल्स के आते हैं। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, अपने जो विचार हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो इमोशंस हैं, उनको दूसरों को बताना, दूसरों के सामने एक एक्सप्रेसिव तरीके से रख पाना, ठीक है। तो जो बोलते हैं आप, तो बोल रहे हैं, तो बोलने का मतलब क्या हो गया, आप अपने विचार किसी दूसरे के सामने रख रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं ना। लिखना हो गया, तो लिखकर भी क्या करते हैं, आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो जो बोलना और जो लिखना है वो आपका आ गया एक्सप्रेसिव स्किल्स के अंदर, लेकिन जो सुनना और पढ़ना है ये आता आपका रिसेप्टिव स्किल्स के अंदर, ठीक है। आगे देखिए। अब बात आती है भाषाई कौशलों का क्रम। यहाँ पे बताया गया है जब भी आप किसी भाषा को सीखते हैं ना, तो उसका एक क्रम होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करने लग जाओगे। जैसे एक छोटा बच्चा है, तो जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद सबसे पहले वो क्या करता है, इन कौशलों के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो सबसे पहले सुनता है ना। ऐसा तो है नहीं ना भाई वो बच्चा पैदा होते ही बोलना स्टार्ट कर देगा या लिखना स्टार्ट कर देगा। वो जब बच्चे ने जन्म लिया तो सबसे पहले क्या करेगा, वो सुनना स्टार्ट करेगा, और सुनकर ही वो बोलना सीखेगा। और जैसे जैसे बोलेगा उसके बाद वो उस चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेगा, और फिर कैसे स्टार्ट करेगा, लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है जो हमारे भाषाई कौशल है ना, वो एक क्रम में होते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से सीख पाए तो आपको भी इस क्रम को क्या करना चाहिए, प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको भी इसका पालन करना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से सीख पाए तो हमें क्या करना चाहिए, इस क्रम का पालन करना होगा। जैसे अभी क्रम देखिए कौन सा होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एल, एस, आर और डब्ल्यू, ये आपका क्रम होता है। यानी कि सबसे पहले आपकी सुनना होगा, आपकी लिसनिंग होगी, उसके बाद आपकी स्पीकिंग होगी, फिर आपकी रीडिंग होगी, और फिर आपकी लास्ट में क्या होगी, राइटिंग होगी। यानी कि सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और फिर लास्ट में सबसे क्या होगा, लिखना, ठीक है। ये आपका क्रम होता है। आपको इसी क्रम के अंदर क्या करना है,
पढ़ना है, लिखना है, सुनना है, ये सारी चीज़ें आपको इसी क्रम के अंदर करनी है, ठीक है। अब देखिए आगे, एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं आपके फ्रोबेल और एक मारिया मॉन्टेसरी हुई है। इन्होंने छोटे बच्चों के ऊपर काफ़ी जोर दिया है, ठीक है। छोटे बच्चों पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है, बच्चों को। तो इन्होंने क्या बताया, अब फ्रोबेल के अनुसार जो भाषा का क्रम है ना, वो तो आपका यही होना चाहिए, LSRW, यानी कि पहले आपका सुनना हो जाएगा, फिर आपका बोलना हो जाएगा, फिर आपका पढ़ना और फिर आपका लिखना, यानी कि LSRW, ठीक है। लेकिन जो मारिया मॉन्टेसरी है ना, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्रम को चेंज कर दिया। इन्होंने बताया सबसे पहले आपका सुनना होगा, फिर बोलना होगा, फिर लिखना होगा और फिर होगा आपका पढ़ना। यानी कि यहाँ तक तो इन्होंने सेम बताया, अब भाई सबसे पहले सुनना और सबसे पहले बाद में फिर उसके बाद बोलना। लेकिन उसके बाद इन्होंने थर्ड नंबर पे है ना क्या रख दिया, लिखना को रख दिया, और उसके बाद इन्होंने पढ़ना को बताया, यानी कि LSW और R। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी को फॉलो करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड यही है। पहले आपका सुनना होगा, फिर आपका बोलना होगा, फिर पढ़ना होगा और फिर क्या होगा, लिखना, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम बच्चे का अच्छे से भाषाई विकास करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इस क्रम को मानना चाहिए। आगे देखिए, अब हमारे पास बात आती है भाषाई कौशलों की विशेषताएं, यानी कि जो हमारे भाषाई कौशल हैं, 4 कौशल हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास बात आती है, जो ये कौशल है ना, ये आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। अब कैसे संबंधित होते हैं, आप पूछोगे इस चीज को, भाई आप देखिए संबंधित क्यों नहीं है। भाई सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, और जब अच्छे से सुनेगा तभी तो उस चीज को बोल पाएगा ना। भाई नॉर्मल सी बात है, एक टीचर है, वो क्लास के अंदर लेक्चर ले रहा है और उसने स्टार्टिंग में बोल दिया, अब भाई मैं बीच बीच में बच्चे को उठाकर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो उसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उस लेक्चर को अच्छे से सुनना पड़ेगा ना। अगर वो अच्छे से सुनेगा तभी तो उन क्वेश्चंस के जवाब दे पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सुनना। तो इसलिए आपस में संबंधित हो गए ना, भाई अच्छे से सुनेगा तभी अच्छे से बोल पाएगा, यानी कि जवाब दे पाएगा, और अच्छे से पढ़ पाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें। अगर भाई टीचर ने ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी, ये चीज़ें मैं और कहाँ से अच्छे से बेटर कर सकता हूँ, तो तभी तो वो पढ़ पाएगा ना अच्छी चीज़ों को, और अगर अच्छा पढ़ेगा तभी वो अच्छा लिख पाएगा। तो आपस में संबंधित हो गए ना। तो इसलिए भाषाई कौशलों को आपस में क्या बताया गया है, संबंधित होते हैं। इसलिए स्कूल में पढ़ाते समय सभी को आपस में जोड़कर पढ़ाना है, ठीक है। आगे देखिए, और देखिए एक चीज मैं और बताता हूं आपको, आपस में जोड़कर पढ़ाना, इसको मैंने साइकोलॉजी के अंदर क्या बताया था, इंटीग्रेटेड बताया था। जब आप काफी चीजों को एक साथ जोड़कर पढ़ाते हैं ना, उसको मैंने इंटीग्रेटेड बताया था, और मैंने डिफरेंशिएशन बताया था जब आप चीजों को अलग अलग करते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं जो आपकी पेडागोजी है, जो साइकोलॉजी है, काफी कंसेप्ट सेम है, जो आपकी टर्म यूज होती हैं वो सेम ही होती है, ठीक है। आगे देखिए, समग्र भाषा दृष्टिकोण। अब समग्र का मतलब होता है टोटल, मिला जुलाकर, ओवरऑल, ठीक है। यानी कि वह दृष्टिकोण जिसमें सभी कौशल शामिल हों और सभी को जोड़कर पढ़ाया जाए, सभी का आकलन किया जाए, अर्थात सभी कौशलों पर क्या दिया जाए, ध्यान दिया जाए, यह कहलाता है आपका समग्र भाषा दृष्टिकोण। अब मैंने समग्र का मतलब बता दिया आपको। अब भाई समग्र का मतलब होता है सब कुछ मिलाकर, टोटली, ओवरऑल, जिसमें सब कुछ शामिल हो। तो सब कुछ शामिल का मतलब क्या हो गया, भाई क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो LSRW तो शामिल होगा ना, और वही चीज इसने बताई है यहाँ पर। अब भाई आप सभी को जोड़कर पढ़ाइए, सभी का आकलन कीजिए, आप सभी कौशलों पर ध्यान दीजिए आप, तो ये आपका क्या कहलाता है, समग्र भाषा दृष्टिकोण, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, समग्र भाषा दृष्टिकोण। याद रखना आप इस चीज को, ठीक है। आगे देखिए, आपके जो भाषा कौशल है ना, वो स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि आप स्पष्ट बोलें, आप स्पष्ट लिखें, चीजों को घुमा फिरा कर ना लिखें, ठीक है ना। आप स्पष्ट चीजें ही पढ़ें, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट पढ़ें, ठीक है, और आप स्पष्ट ही लिखें, सीधी सी बात है। आगे देखिए, भाषा कौशलों में शिष्टता व शुद्धता होनी चाहिए। भाई शिष्टता और शुद्धता, शुद्धता तो आप समझ गए होंगे, अब भाई ग्रामर के अंदर आपको गलतियां नहीं करनी, ठीक है, समझ गए होंगे आपको शुद्ध का मतलब, तो भाई आपको शुद्ध लिखना है। लेकिन शिष्टता क्या होती है, भाई शिष्टता का मतलब होता है आपका आचरण, यानी कि आपको इस चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए भी, आपको बच्चों से कैसे बात करनी है, बड़ों के सामने आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, तो आप उसी टाइप की लैंग्वेज का यूज करेंगे ना। भाई आप एक बात बताइए, आप अपने दोस्तों के साथ हैं और अपने पेरेंट्स के साथ हैं, जिस तरह से आप हंसी मजाक या जिस लैंग्वेज का यूज आप अपने दोस्तों के सामने कर लेते हैं, क्या उसी लैंग्वेज का यूज आप अपने पेरेंट्स के सामने करते हैं? प्रैक्टिकल सोचिए आप, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है जो भाषा कौशल है ना, उनमें क्या होती है, शिष्टता होनी चाहिए, उनमें शुद्धता होनी चाहिए,
ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे एग्जाम्पल से। भाई नॉर्मल सी बात है, दोस्तों के सामने हम एकदम खुलकर बोलते हैं, दोस्तों के सामने, ठीक है। जो हमारे मुंह में आया हम एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर लेते हैं, जो हमें अच्छा लगता है ना हम बोल लेते हैं। लेकिन क्या सेम चीज हम अपने पेरेंट्स के सामने कर पाते हैं? आई थिंक नहीं कर पाते होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बोला गया है जो भाषा कौशल है उनमें शिष्टता होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद बताया गया जो आपके भाषाई कौशल है ना वो कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, एक तो ऊपर अर्थ के आधार पर बांटा गया था, एक और डिवाइड किया गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं देखिए आप। सबसे पहले आपका प्रारंभिक कौशल। भाई आप इसको याद करने का तरीका बस इतना ही है, सिर्फ सीधी सी बात है, हमारा क्या है फॉर्मूला, LSRW है। प्रारंभिक यानी जो प्रारंभ में आए, तो कौन कौन से हो गए, लिसनिंग हो गया और आपका स्पीकिंग हो गया, क्योंकि प्रारंभ में आ रहे हैं इसलिए प्रारंभिक हो गए, ठीक है, यानी कि सुनना और बोलना। और देन उसके बाद हमारा है गौण कौशल। गौण कौशल में कौन कौन सा आएगा, आपका पठन आएगा यानी कि पढ़ना आएगा, और क्या आएगा, लेखन यानी कि लिखना। ये आपके किस में आएंगे, गौण कौशल के अंदर आएंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आप इन चीजों को याद रखना, रिसेप्टिव स्किल्स भी याद रखनी है आपको, और ये प्रारंभिक कौशल और जो गौण कौशल मैं बता रहा हूं ये सब चीजें भी आपको याद रखनी है। रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव, प्रारंभिक और गौण, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक एक कौशल के बारे में। हमारे 4 कौशल हैं तो हम हर एक कौशल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले बात आती है आपका श्रवण कौशल। अब भाई जो श्रवण का मतलब क्या हो गया, आपका सुनना यानी कि आपकी लिसनिंग। तो इसका मतलब पूछा है भाई, इसका मतलब क्या है, हम एक एक कौशल को अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक स्किल्स को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब श्रवण कौशल का मतलब क्या होता है, यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण कर पाना ही आपका क्या है, श्रवण कौशल है। इस चीज को याद रखना, अर्थ ग्रहण यानी कि वो चीज सार्थक होनी चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकले और आप बोल रहे हो भाई मैं तो श्रवण कौशल कर रहा हूं, ठीक है। श्रवण कौशल तभी माना जाएगा जब जो चीज आप सुन रहे हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, ठीक है। आगे देखिए, जब आप ध्वनियों के आधार पर सामने वाले की बात को अच्छे से समझ पाते हैं तो वह श्रवण कौशल कहलाता है। भाई ध्वनियों के आधार पर मतलब समझ गए ना, जब इंसान बोलता है क्या निकलता है, मुंह से ध्वनि तो निकलती है ना, वर्ण ही तो निकलते हैं ना मुंह से। तो इसलिए बोला गया है नॉर्मल सी लैंग्वेज है, ध्वनियों के आधार पर जब आप सामने वाले की बात को अच्छे से समझ पाते हैं ना। भाई समझ का मतलब क्या हो गया, समझ का मतलब यही होगा ना कि अर्थ ग्रहण करना। जब आपके दिमाग में वो चीज क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका श्रवण कौशल कहलाता है। अब आगे देखिए, सिर्फ सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, यही चीज मैं आपको बता चुका हूं। अगर सिर्फ सुनना ही मात्र श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि ध्यान पूर्वक सुनकर वक्ता के हास्य को समझ पाना, वही बात हो गई ना। देखिए हास्य का मतलब क्या हो गया, अगर नॉर्मल सी बात है, जो उसका उद्देश्य है ना, वक्ता जो चीज कहना चाह रहा है उस चीज को आप समझ पाओ। मैं ये कह रहा हूं, देखिए सेम वर्ड है और बार बार वही रिपीट है, लेकिन अलग अलग वे में बोले गए हैं। बोलते हैं ना वर्ड्स का खेल, यहाँ पे हास्य लिख दिया, वहां पे समझ लिख दिया, वहां पे अर्थ ग्रहण लिख दिया, ठीक है। वर्ड सेम ही है, मतलब सबका एक ही निकलना है, बस कर क्या रखा है, वहां पे वर्ड्स का खेल है। कहीं पे अर्थ ग्रहण लिख दिया तो कहीं पे हास्य लिख दिया, कहीं पे समझ लिख दिया, मतलब तो सेम है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को बार बार रिपीट करना है और अच्छे से समझ कर पढ़ना है, इन वीडियोज को अच्छे से बार बार देखना है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि हमें बच्चों को है ना ज्यादा से ज्यादा सुनने के अवसर देने चाहिए। जैसे कक्षा में बोल बोल कर पढ़वाना, भाई छोटी कक्षाओं में करते हैं ना, अब बोल बोल कर पढ़वाते हैं बच्चों से, ठीक है। उन्हें कहानी सुनाना आदि, ताकि बच्चों को क्या हो, सुनने की आदत हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या देने हैं, सुनने के अवसर देने हैं। आगे देखिए, कहानी सुनाने के बाद बच्चों से क्या पूछने हैं, कहानी से संबंधित प्रश्न भी करने चाहिए। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। भाई एक टीचर है, वो लेक्चर दे रहा है क्लास में, तो उसको क्या करना चाहिए, लेक्चर देने के बाद उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रश्न करने चाहिए बच्चों के साथ। क्यों करने चाहिए, इससे आपको ये पता चलेगा अब जो बच्चा है ना उसका ध्यान था या नहीं था आपके लेक्चर पर। अगर नहीं था तो वो समझ जाएगा भाई ये जो टीचर है ना ये बार बार ऐसी चीजें करता है, ये लेक्चर खत्म होने के बाद क्वेश्चन को 100% पूछता है। तो इससे क्या होगा, बच्चा जब नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास को अटेंड करेगा ना तो वो आपके जो लिसनिंग है उस पर ध्यान देगा, अपनी लिसनिंग के ऊपर, ठीक है। वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा क्योंकि उसको पता है टीचर क्वेश्चन पूछ सकता है बाद में, ठीक है। आगे देखिए, भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग करना चाहिए। भैया मैंने लैंग्वेज लैब के बारे में आपको बता दिया था कि भाई यहाँ पे वो सारी चीजें होती हैं जो हमारी जो भाषा है उसका विकास करने में सहायक होती हैं, ठीक है ना। तो आपको भाषा प्रयोगशाला का भी प्रयोग करना चाहिए बच्चों की भाषा को अच्छा करने के लिए। आगे देखिए, अब जो वक्ता होता है ना, वक्ता का मतलब पता है क्या होता है,
वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, जो सामने एक स्टैंड पर या कहीं पर भी बोल रहा है और आपको क्या कर रहे हो, आप उसको लिसन कर रहे हो, आप उसको सुन रहे हो, वो होता है वक्ता। तो वक्ता को आराम से और स्पष्ट बोलना चाहिए, ठीक है? क्यों? ताकि जो वे बोल रहे हैं ना उसे सुनने वाला समझ सके, ठीक है? और इसके बाद क्या होता है, वक्ता को न तो ज्यादा तेज बोलना है और न ही ज्यादा धीरे बोलना है। यानी कि जो सामने बोल रहा है ना उसको अपनी जो आवाज है ना वो ज्यादा तेज नहीं रखनी और न ही ज्यादा धीरे रखनी है। यानी कि आरोह और अवरोह का ध्यान रखना है। आरोह और अवरोह के बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? आगे देखिए, जो वक्ता का विषय है वो रुचिकर होना चाहिए। भाई नॉर्मल सी बात है, जो भी आपका टॉपिक होगा अगर वो इंटरेस्टेड टॉपिक है तभी तो आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे, तभी तो आपका मन करेगा ना कि भाई इस चीज़ को मैं सुनूं। तो इसलिए बोला गया है जो वक्ता का जो विषय है ना वो कैसा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। आगे देखिए, श्रोता का ध्यान सुनने पर होना चाहिए। यहाँ पे अब सुनने के बारे में भी बता दिया। अगर जो सुनने वाला इंसान है ना, जो श्रोता है ना, जो सुनने वाला व्यक्ति है ना, उसका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, सुनने पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई वो इधर उधर देख रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रोता का ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, सुनने पर होना चाहिए, ठीक है? आगे देखिए, श्रवण कौशल के साधन। अब बात आती है जो श्रवण कौशल है ना उसके साधन कौन कौन से हैं, यानी कि वो कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा आप सुन सकते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले है आकाशवाणी, रेडियो। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं स्टार्टिंग के अंदर, जो हमारी बाकी हिंदी के जो पेडागोजी सेक्शंस हुए हैं उनके अंदर हमने इनके बारे में अच्छे से बात की है। तो सबसे पहले क्या है, आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका अध्यापक वाचन हो गया। अध्यापक वाचन का मतलब क्या है, भाई जो टीचर है ना वो आपको बोल के बता रहा है और आप टीचर को क्या कर रहे हो, लिसन कर रहे हो, आप टीचर को सुन रहे हो और इसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस चीज को भी आप याद रखना, जो अध्यापक वाचन है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया यानी बेस्ट बताया गया है, ठीक है? अच्छा बताया गया है। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है? आगे देखिए, टेलीफोन हो गया आपका, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम दूरभाष। ये भी क्या है, आपका सुनने का साधन ही है ना। लाउड स्पीकर हो गया, भाई जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र। ये भी क्या है, आपके सुनने के साधन है, आप इनसे भी सुनते हैं। आगे देखिए, ये था हमारा पहला श्रवण कौशल, ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट कौशल है, जो हमारी नेक्स्ट स्किल है, वो है आपकी संभाषण कौशल। इसको संभाषण कौशल भी बोल सकते हैं या भाषण कौशल भी बोल सकते हैं, भाषण कौशल भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है? इसको याद रखना आप। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि बोलना, यानी कि बोल करके अभिव्यक्त करना। यानी कि जब आप अच्छे से एक्सप्रेसिव तौर पर बोलकर अपनी बात दूसरे इंसान को समझा सको, वो आपका कहलाता है संभाषण कौशल। यानी कि बोल करके अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त का मतलब है अपने विचारों को व्यक्त करना दूसरे के सामने, ठीक है ना? आगे देखिए, शब्दों का उच्चारण मात्र करना ही भाषण कौशल नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ भी बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुंह से आवाज निकाले जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप भाषण कौशल कर रहे हैं, ठीक है? भाषण कौशल कब होगा, जब आप शुद्ध उच्चारण करेंगे, यानी कि एकदम स्टिक बोल लेंगे, एकदम साफ बोल लेंगे, एकदम क्लियर बोल लेंगे जिसमें कोई गलती नहीं होगी। और जब आप क्या करोगे, सार्थक उच्चारण करोगे। सार्थक का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है, वो होता है आपका सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है? वो चीज आपकी क्या कहलाती है, सार्थक कहलाती है। तो शब्दों का उच्चारण मात्र करना ही भाषण कौशल नहीं होता है, बल्कि उनका शुद्ध उच्चारण और सार्थक उच्चारण करना ही आपका क्या है, भाषण कौशल है। आगे देखिए, अपने आशय को स्पष्ट करने के लिए शब्दों का संगठित प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, भाषण कौशल कहलाता है। याद रखना आप, भाई नॉर्मल सी बात है, अपने आशय को, आशय का मतलब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। आशय का मतलब क्या बताया था, आपका उद्देश्य जो आप करना चाह रहे हो। तो आपके उद्देश्य को प्रकट करने के लिए आप जिन जिन वर्ड्स को यूज करते हो ना, जिन जिन शब्दों का यूज करते हो ना, और जिस जिस तरह से करते हो, वह कहलाता है आपका भाषण कौशल, ठीक है ना? क्या कहलाता है, भाषण कौशल, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, संभाषण कौशल। और इंग्लिश में बात करें तो क्या कहलाएगा आपका, स्पीकिंग, ठीक है? इस चीज को आप याद रखना, ठीक है? आगे देखिए, अब आता है भाषण कौशल के उद्देश्य क्या है। अब देखिए, भाषण कौशल के उद्देश्य के बारे में जानेंगे हम। अब ये क्या होते हैं, देखिए नॉर्मल सी बात है, उद्देश्य क्या हो सकता है भाषण कौशल का। अब भाई बच्चों को आपको क्या बनाना है, सफल वक्ता बनाने का प्रशिक्षण देना है, ठीक है? आप बच्चे को सफल वक्ता बनाना चाहते हैं। वक्ता का मतलब क्या है, जो अच्छे से बोल सकता है, जो सामने खड़ा होकर अपने विचार व्यक्त करता है, जो एक मीटिंग को अटेंड करता है, वो सारे क्या होते हैं, वक्ता ही होते हैं ना। यानी कि सामने खड़ा होकर बोलने वाला बंदा जो अपने विचार एक्सप्रेस कर पाता है बिना झिझक के, ठीक है? तो आप चाहते हो कि जो आपका बच्चा है ना वो क्या बने, सफल वक्ता बने, ठीक है? इसका आप प्रशिक्षण देना चाहते हो। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, देखिए,
सबसे पहले तो स्पष्ट उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। अगर जो बच्चा है ना वो स्पष्ट बोले, उसका जो उच्चारण है वो स्पष्ट हो, ठीक है। आगे देखिए, बच्चे अपनी बात अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। अब ये अच्छा तरीका क्या होगा, देखिए, इसके लिए आपको आरोह और अवरोह का उपयोग करना सिखाना जरूरी होता है। अब ये आरोह और अवरोह क्या होते हैं, देखिए भाई, आरोह और अवरोह का मतलब है आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कब आपको तेज बोलना है और कब आपको धीरे बोलना है, इन चीजों का ज्ञान होना, ठीक है। आगे इसके बारे में आएगा, देखेंगे हम। आगे देखिए, बच्चों को अधिक से अधिक बोलने के अवसर देने चाहिए। देखिए, जब श्रवण कौशल की बात हो रही थी तो हम वहां पे क्या बोल रहे थे, अब बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुनने के अवसर दीजिए आप। यहाँ पे भाषण कौशल की बात हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, आप बच्चे को क्या देंगे, ज्यादा से ज्यादा बोलने के अवसर देंगे। भाई जितना ज्यादा बच्चा बोलेगा, अपने विचार व्यक्त कर पाएगा, उतना ही उसका कौशल, बोलते ना, अच्छा हो पाएगा, ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा वो, ठीक है। ताकि बच्चे अपनी कमियों को क्या कर सके, सुधार सकें, ठीक है, और क्या कर सके, खुद में इंप्रूवमेंट कर सके। आगे देखिए, बच्चों के साथ वाद विवाद करवाना चाहिए। वाद विवाद का मतलब होता है डिबेट करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों में इससे क्या आएगा, आत्मविश्वास आएगा, उनकी जो झिझक है ना वो खुल जाएगी। वाद विवाद या डिबेट का मतलब होता है जहां पे ग्रुप में बैठ के किसी भी एक टॉपिक पर डिस्कशन करना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वाद विवाद करना, डिस्कशन करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चों में आत्मविश्वास आएगा, उनकी झिझक खुल जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, बच्चों से सहस्वर वाचन करवाना चाहिए, जैसे अंताक्षरी जैसे खेल हो गए। क्यों? ताकि उनकी झिझक खुल सके। समझ गए होगे आप, सहस्वर वाचन करवाना चाहिए और अंताक्षरी जैसे खेल करवाने चाहिए। पर नॉर्मल सी बात, आप ग्रुप एक्टिविटीज करवाइए, कहने का मतलब ये है। उससे क्या होगा, बच्चे की जो झिझक है ना, बच्चे के, अगर बच्चा शर्माता है तो वो चीज खुल जाएगी उसकी, बच्चे में आत्मविश्वास आएगा कि हाँ मैं बोल सकता हूं सबके सामने खड़ा होकर, ठीक है। आगे देखिए, बाल सभा का आयोजन करवाना चाहिए, भाषण प्रतियोगिता करवाने चाहिए, ठीक है। कहानी कथन करवाना चाहिए, यानी कि बच्चा खड़ा होकर क्या बताए, कहानी बताए। समझ रहे हो आप? इससे होगा क्या, देखिए, बोलने की झिझक और संकोच को दूर करना हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा हमारा उद्देश्य क्या है, वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान करवाना। अब कहां से कौन सा उच्चारण निकलता है, इस चीज के बारे में हम बच्चों को ज्ञान करवाना चाहते हैं। ये भी हमारा क्या है, एक उद्देश्य है भाषण कौशल का। आगे देखिए, बच्चों को यह शिक्षा देनी चाहिए कि सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करना वो सीख जाए, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारे उद्देश्य थे। उसके बाद हमारे पास आता है संभाषण की विशेषताएं। अब जो आपने सीख रहे हो ना, जो आप संभाषण सीख रहे हो ना, यानी कि आपकी जो स्पीकिंग है ना, उसके क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब होता है आप स्पष्ट बोल रहे हैं, आप क्लियर बोल रहे हैं, आप टू द पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे बोलते हैं ना मक्खन लगाना, आप मक्खन नहीं लगा रहे। आपको नॉर्मल सी बात है, जो भी चीज बोलनी है ना आप स्पष्ट बोलोगे, क्लियर बोलोगे, ठीक है। आगे देखिए, यानी हमें अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में कहना है, घुमा फिरा कर नहीं बोलना है। समझ रहे हो आप? यानी कि टू द पॉइंट बात करनी है। इसको इंग्लिश के अंदर एक फ्रेज होती है, आपकी जो इडियम फ्रेज का टॉपिक है वो होता है, देखिए, नोट बीट अराउंड द बुश, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश के अंदर एक फ्रेज होती है, नोट बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या होता है, भी आपको चीजों को घुमा फिरा कर नहीं बोलना है, आपको टू द पॉइंट बोलना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हमारे पास स्वाभाविकता। अब ये स्वाभाविकता क्या होता है, यानी कि नेचुरल, ठीक है। आपकी बोलचाल में स्वाभाविकता दर्शनी चाहिए, यानी कि नेचुरलिटी जो है ना वो दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए सुनने वाले को कि यार ये बनावटी बातें कर रहा है, ये हवा में बातें कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपकी जो बातें हैं वो स्वाभाविक होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद हमारे पास आती है गतिशीलता। अब ये देखिए, गतिशीलता का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा था। देखिए, आप बोलते समय यह पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से बोलना है, कहां पर आपको कितनी देर रुकना है, यानी कि आपको आरोह और अवरोह का ज्ञान होना चाहिए। अब ये आरोह अवरोह का मतलब क्या होता है, देखिए आप, आरोह अवरोह का मतलब होता है कि यह पता होना चाहिए कि आपको कब अपनी आवाज तेज व ऊंची करनी है और कब आपको कहां पर कैसा बोलना है, धीमा बोलना है, ठीक है। यह कहलाती है आपकी आरोह अवरोह, यानी कि गतिशीलता। इस चीज को याद रखना आप, ठीक है। तो गतिशीलता हो गई आपकी। आगे चलते हैं, उसके बाद आपकी आती है मधुरता। अब मधुरता क्या आती है, आप समझ गए होंगे। मधुरता से मतलब, मधुरता मतलब मधुर शब्दों में बोलना, आराम से बोलना, प्यार से बोलना, ठीक है। देखिए, यानी कि हम जो भी बोल रहे ना, हमें मीठा बोलना है। हमारी बोली सुनकर सुनने वाले को क्या लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए।
जैसे हम बोलते भी हैं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं ना आजकल की जो कुछ है ना बस बोली पर ही है। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है ना, अगर आप किसी को प्यार से बोलते हैं ना, तो समझ जाइए आपकी जो बाकी की टेंशन है ना, प्रॉब्लम्स है ना, वो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जैसे देखिए हम हमारी जो देसी लैंग्वेज है वहाँ पे कुछ कहावतें यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना गुड़ ना सही गुड़ सी बात तो कर सकते हो, बोलते हैं ना हम इस चीज़ को, यानी कि अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छी बात तो कर सकते हो। हम बोलते हैं इस चीज़ को, गुड़ ना सही गुड़ सी बात तो कर सकते हो। या फिर हम ये भी बोलते हैं आपके मुंह में क्या घी शक्कर। हम ये क्यों बोलते हैं? जब हमें सामने वाले की बात अच्छी लगती है, पसंद आती है, मधुर लगती है, अब भाई ये बंदा हमारे बारे में कुछ ना कुछ अच्छा बोल रहा है। ठीक है, आपने उस बंदे ने जो भी चीज़ बोल ली ना वो आपको क्या आई, पसंद आई, इसलिए आपने बोला कि आपके मुंह में घी शक्कर, यानी कि आपने जो बोला अच्छा बोला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मधुरता। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो भाषा है उसमें क्या होनी चाहिए, उसके अंदर मधुरता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद हमारे पास आता है शुद्धता। अब शुद्धता का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि आपका जो उच्चारण है ना वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। व्याकरण के तौर पर यानी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, आपको विराम चिन्ह का, आरोह अवरोह का, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, व्याकरण का सही जगह पर सही प्रयोग हो, जैसे विराम चिन्ह वगैरह हो गई। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, और अगर विराम चिन्ह लग रहा है तो आप किस तरह से उसको बोलोगे। ठीक है ना, आगे देखिए। हमारी जो भाषा है ना उसमें क्या होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए। शिष्टता का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, देखिए यानी हमें यह पता होना चाहिए कि किसके साथ कैसी बात करनी है। जैसे छोटों के साथ आपको छोटों की तरह बात करनी है, बड़ों से आपको बड़ों की तरह आदर देकर बात करनी है। तो आपको इस चीज़ के बारे में, आपको शिष्टता के बारे में पता होना चाहिए, किसके सामने मेरे को किस तरह से बोलना है। ठीक है, यह कहलाती है आपकी शिष्टता। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए भाई, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं आपके। सबसे पहले आपका श्रवण कौशल किया, उसके बाद हमने भाषण कौशल किया। लेक्चर लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, अभी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बतानी है आपको, तो इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं तक कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, उसके अंदर जो हम बाकी हमारे जो 2 क्वेश्चन बच गए ना, पठन कौशल और रिटन कौशल, यानी कि राइटिंग और आपकी रीडिंग। ठीक है, जो आपके ये 2 बच गए ना, आपकी राइटिंग और आपकी रीडिंग, ये दोनों क्वेश्चन हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूं इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।